हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बताने वाले स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी का 2 चैप्टर बच चुके थे 9th और 10th, उन वो दोनों ख़त्म करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सारा सिलेबस इसी चैनल में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो और इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैनल, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर प्राइवेट ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो तुरंत ज्वाइन करें, वहाँ सारा पीडीएफ्स वगैरह, जूम मीटिंग्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सारा लिया जा रहा है, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स वगैरह भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ये चैप्टर आप लोग का है सूर्यातप, उष्मा बजट, पवन का सामान्य परिसंचरण, वायुमंडलीय दबाव और तापमान। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्यातप के बारे में, जो कि सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड है। ठीक है, सोलर इंसुलेशन इंग्लिश में इसको बोला जाता है। पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल के लिए समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। जो पृथ्वी है स्टूडेंट्स, उसका एकदम मुख्य जो स्रोत है वो सूर्य ही है। सूर्य के तल से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों शॉर्ट वेव्स के रूप में विकृत होती रहती है। सूर्य से विकृत होने वाली इस ताप को सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य से जो विकृत होता है स्टूडेंट्स, जो आता है नीचे पृथ्वी में प्रकाश, उसको कहते हैं सूर्यातप। अंग्रेजी का शब्द इंसोलेशन 3 शब्दों इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, अर्थात सूर्यातप का शाब्दिक अर्थ प्रवेशी सौर विकिरण। विभिन्न विद्वानों ने सूर्यातप की परिभाषा दी है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है, जैसे कि सूर्य अंतरिक्ष में निरंतर ऊर्जा का विकिरण कर रहा है, जिसे सूर्यातप कहते हैं। एक कैंड्रियो का कहना है। ठीक है, आप देखते हैं उष्मा बजट के बारे में, हीट बजट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर औसत तापमान लगभग एक समान रहता है, क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाला सूर्यातप तथा पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाले भौमिक विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की मात्रा लगभग एक समान है। हमारी पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाली कुल ऊष्मा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। जो हम लोग का पृथ्वी से सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसका 3 अरबवां भाग मतलब कि 2 अरबवां भाग मिल रहा है, अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो पृथ्वी कितना ज़्यादा हीट हो जाएगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, वायुमंडल तथा पृथ्वी के धरातल द्वारा इस थोड़े से भाग का बहुत बड़ा हिस्सा अवशोषण, एब्सॉर्प्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन तथा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग हो जाता है। अनुमान है जितनी ऊष्मा हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्राप्त होती है उसका लगभग आधा भाग ही धरातल तक पहुंचता है। ठीक है, मान लो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाला ताप 100 इकाई है, इसमें से केवल 51 इकाई ताप ही पृथ्वी पर पहुंचता है। 49 इकाई ताप वायुमंडल तथा आंतरिक। देखिए यहाँ जो डायग्राम बना है यहाँ पर है इस पीडीएफ में, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर 2 अरबों भाग आता है तो उसका अगर 100% मान लिया जाए तो उसका जो 51% है ऊपरी मतलब उसका 50% ही नीचे जाता है पृथ्वी में, बाकी जो है सो सब ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ हो गए। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो जाता है 6%, 27% बादल द्वारा और 2% पृथ्वी द्वारा, 14% वायुमंडल द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग को देखना है यहाँ पर। ठीक है, इससे के बारे में आप लोग को लिखना भी है। 51 इकाई ताप ही पृथ्वी पर पहुँचता है, 49 इकाई ताप वायुमंडल तथा अंतरिक्ष में परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाता है, 35 इकाई ताप तो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, इसी को एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, इसमें से 6 इकाई अंतरिक्ष में प्रकीर्णन स्कैटरिंग द्वारा, 27 इकाई ताप मेघों द्वारा परावर्तित होता है तथा 2 इकाई पृथ्वी द्वारा परावर्तित हो जाता है। कुल मिला के 49%। ठीक है, सौर विकिरण की इस परावर्तित पृथ्वी का अल्बिडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। शेष 65 इकाइयों में से 14 इकाई ताप वायुमंडल द्वारा अवशोषित एब्सॉर्ब्ड होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर 100 इकाइयों में से 51 इकाई ताप ही पहुंच पाता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः भौमिक विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में लौट जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। इन 34 इकाइयों में से 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन द्वारा तथा 19 इकाइयाँ गुप्त ऊष्मा लेसेंट हीट के रूप में अवशोषित होती है। वायुमंडल द्वारा अवशोषित 48 इकाइयाँ, 14 इकाइयाँ सूर्यातप तथा 34 इकाइयाँ भौमिक विकिरण से पुनः अंतरिक्ष में लौट जाती है। जितने भी आते हैं स्टूडेंट्स सूर्य विकिरण या फिर सूर्यातप, वो सारा कुछ जितना भी आता है उतना का उतना सारा लौटा दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो पृथ्वी में सिर्फ आते रहता ना तो जल जाता है पृथ्वी। इस प्रकार पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को प्राप्त हुई ऊष्मा
उनके द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा के बराबर है। पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त ताप तथा उनके द्वारा ताप के ह्रास के संतुलन को ऊष्मा बजट तथा ऊष्मा संतुलन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रतिरूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया। सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी तथा वायुमंडल के असमान ऊष्मन के कारण उत्पन्न दाब प्रवणता से पवनों के प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। यह परिसंचरण न केवल महासागरीय जल को प्रभावित करता है बल्कि स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। होता क्या से जो होता है ना, हवा जिधर गर्म हो जाता है उधर वाला हल्का हो जाता है और उधर मतलब वही डायरेक्शन में मतलब चलने लगता है हवा। ठीक है। जिधर का हवा हल्का हुआ उधर ही डायरेक्शन में चलने लगा। जैसे कि एसेंस इस तरफ मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य का किरण लगा तो यहाँ हल्का हो गया और इधर वाला जो है सो ठंडा है तो इधर से चलेगा इधर की ओर। ठीक है। इधर से जो चलेगा हवा इधर चलेगा। ठीक है। जिधर ठंडा होगा इसको धकेलते हुए ये मतलब खाली हो जाएगा जगह ना। यहाँ हवा ठंडा था मतलब धूप लग गया तो इसके कारण ये हल्का होकर ऊपर उड़ने लगा तो इसका जगह भरने के लिए इधर से आएगा ठंडा हवा। ठीक है। तो जगह भरने के लिए जब आएगा तो फिर चलने लगेगा हवा। और आगे देखते हैं इधर कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है। पवनों प्रतिरोध निर्माण होता है। यह परिसंचरण न केवल महासागरीय जल को प्रभावित करता है बल्कि स्वयं भी इससे प्रभावित होता है। तो ये महासागरीय जलों में भी यही हाल है। देखिए यहाँ पर इस चित्र में बनाया हुआ है। ठीक है। और इधर देखते हैं वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल। अधिकांश परिस्थितियों में वायुमंडलीय दबाव का लगभग सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके ऊपर वाली हवा के वजन द्वारा लगाया जाता है। और आगे देखते हैं वायुमंडलीय तापमान पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न स्तरों पर तापमान का एक उपाय है। आने वाले सौर विकिरण आर्द्रता और ऊंचाई सहित कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। सतही हवा के तापमान पर चर्चा करते समय किसी भी भौगोलिक स्थान पर वार्षिक वायुमंडलीय तापमान सीमा काफ़ी हद तक बायोम के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसा कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग भी काम करता है। ठीक है। वायु राशि हवा का वह घना भाग है जिसका ताप एवं आर्द्रता एक समान एवं समतल हो। कुछ निश्चित स्थानों पर वायुमंडल में हवाओं की सामान्य गति के कारण वायु की विशाल राशि एकत्र हो जाती है जिसकी अपनी विशेषताएं और भौतिक दशाएं विशेषकर ताप और आर्द्रता निश्चित एवं तथा स्पष्ट होती है। तो ये है। ठीक है। तो एक कोपेन वाला हो गया। चक्रवात का देखते हैं। साइक्लोन पवन एक ऐसा चक्र है जिसमें अंदर की ओर वायु दाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है, चक्रवात कहलाता है। यह वृत्ताकार या अंडाकार होता है। ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, एक यहाँ भी बना हुआ है। ठीक है। तो प्रति चक्रवात के बारे में अब देखते हैं। चक्रवात तो देख लिए, साइक्लोन्स। अब एंटी साइक्लोन देखते हैं। जैसा कि इनमें नाम से विदित होता है ये चक्रवात के विपरीत होते हैं। प्रति चक्रवात के केंद्र पर उच्च भार तथा बाहर चारों ओर निम्न भार होता है। वायु केंद्र से बाहर की ओर जाती है। भूघूर्णन ब्लैक के कारण वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की और दिशा में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत 1936 ईसा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। संभार रेखाओं की आकृति तो लगभग वृत्ताकार होती है। प्रति चक्रवात की उत्पत्ति किसी स्थान पर किसी कारणवश उच्च भार की स्थिति उत्पन्न होने से होती है हो सकती है। ठीक है। इसके केंद्र पर वायु ऊपर से नीचे की ओर चलती है। मौसम प्रायः साफ रहता है। ठीक है। अब देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में क्या है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके 1931 में संशोधन किया और 1936 में इसका अंतिम रूप प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण व्यापक तथा सरल है जिस कारण आज भी इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त। कोपेन महोदय ने अपना वर्गीकरण प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को ध्यान में रखकर किया है। इसे प्राकृतिक वनस्पति का अनुभविक वर्गीकरण एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। और आगे देखते हैं। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक वनस्पति का उगकर विकसित होना केवल वर्षा की मात्रा का ही एकमात्र सहारा नहीं है बल्कि वर्षा की प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिसिपिशन का मुख्य आधार। इस प्रकार पौधों के विकास के लिए वर्षा की प्रभावशीलता वर्षा की मात्रा तथा तापमान का सुचारू रूप से प्राप्त होना परम आवश्यक है। कोपेन की पद्धति तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान पर आधारित था। इस पर कोपेन ने जलवायु के निम्नलिखित 5 प्रकार माने। इन्हें अंग्रेजी के पहले 5 बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया गया। देखिए ABCDE। ठीक है। तो अक्षर मंथ का नाम से मतलब ये रखे हैं। ठीक है। और जगह के नाम से। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ औसत मासिक तापमान वर्ष भर 189 से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु 89 से अधिक 189 से अधिक रहता है। यहाँ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है इसलिए शुष्क है। शुष्कता के कम होने पर अर्ध शुष्क मरुस्थल यस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके विपरीत शुष्कता अधिक होने पर W से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है।
कोष्ण जलवायु यहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हिम जलवायु यहाँ सबसे कोष्ण महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से कम होता है। बर्फ जलवायु मतलब जो ई प्रकार का है, बर्फ जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ सबसे कोष्ण महीने का औसत तापमान 10 डिग्री से कम रहता है, ठीक है। और बड़े अक्षर एस और डब्ल्यू का प्रयोग शुष्क जलवायु के दो विभागों को परिभाषित करने के लिए किया गया है। अर्ध मरुस्थलीय अथवा स्टेपी को एस द्वारा तथा मरुस्थली को डब्ल्यू द्वारा संबोधित किया गया। इसके अंतरिक्त उच्च पर्वतीय जलवायु हाई माउंटेन क्लाइमेट को एच द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ए स्टूडेंट्स ABCD करके पर इसको दर्शाया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स 10th चैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी, तो ये भी आप लोग को देखना है, ठीक है। इसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। आपका सबसे पहले तो ये जानना है पारिस्थितिकी होता है क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का लघु स्वरूप। जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो इकोलॉजिकल सिस्टम का एक रूप है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1953 में जर्मनी के एजी टांसले नामक विद्वान ने किया। एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, टांसले वाला, ठीक है, कौन किया पारिस्थितिकी तंत्र का ना, मतलब कौन प्रयोग किया और पारिस्थितिकी का कौन किया, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। टांसले के अनुसार किसी एकल क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीवधारी तथा वातावरण मिलकर, किसी एकल क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीवधारी तथा वातावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। यानी कि जितने भी पशु पक्षी हो गए सब मिलकर, पशु पक्षी पेड़ पौधे सारा मिलकर एक जैसे कि जीवधारी, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है एकल क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, ठीक है। टांसले का मानना है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के सभी जैविक तथा अजैविक कारकों के अंदर संबंधों से निर्मित है। टांसले के अनुसार किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित दो भाग होते हैं: किसी क्षेत्रीय इकाई में निवास करने वाले जीवधारियों का समूह और उस क्षेत्रीय इकाई का भौतिक पर्यावरण अथवा निवास क्षेत्र। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए बहुत सारे पक्षी या फिर पशु भी हो गए, जीवधारी हो गए, तो जुड़े हुए हैं कि नहीं पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, तो पेड़ पौधे भी उनका हो गया पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। फिर समुद्र वगैरह हो गया, तालाब वगैरह हो गया, सारा कुछ एक दूसरे से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारा कुछ क्या हो गया, पारिस्थितिकी हो गया, इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। और इकोलॉजिकल सिस्टम में ही वो सिर्फ जीवधारियों को पारिस्थितिकी तंत्र बोला है, बाकी जो है सो इकोलॉजिकल सिस्टम पारिस्थितिकी सारा मतलब कि सारा चीज़ को अध्ययन करने को बोला जाता है इकोलॉजी, ठीक है। और सिर्फ जीवधारियों का अध्ययन करना इकोलॉजिकल सिस्टम एक तरह से कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, मतलब ये कहना था टांसले का, ठीक है। अभी और बहुत सारी चीज़ कहेंगे। टांसले का कहना है कि क्षेत्रीय इकाई में निवास करने वाले जीवधारियों तथा उसके भौतिक पर्यावरण के साथ स्थापित अंतर संबंधों से पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व कायम रहता है। देखिए जो पारिस्थितिकी कायम रहता है कैसे रहता है, पर्यावरण, ठीक है, जीवधारी और पर्यावरण। जीवधारी मतलब कोई भी जीव, जैसे कि हो गया बकरी हो गया, मतलब जितने भी जीव हैं, ठीक है, हो गया। पर्यावरण मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधे, फिर पहाड़ पर्वत, नदियाँ, जल, मतलब जितना भी भौतिक स्वरूप दिख रहा है सारा कुछ, पेड़ पौधा वगैरह सारा चीज़, ठीक है। तो ये दोनों जो अपने एक दूसरे से मिलाप करके जो चलते हैं, अंतर संबंधों से जो चलते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। सन 1963 में ओडम नामक विद्वान ने कहा, वातावरण के जीव जंतु तथा भौतिक तत्व मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो हम अभी कुछ देर पहले बोले कि जीवधारियों ही सिर्फ, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। जीवधारियों ही नहीं, उसके भौतिक स्वरूप भी, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ पर्वत हो गया, समुद्र नदी, सारा कुछ, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स अभी ज़्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। क्या क्लियर हो गया कि जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जितने भी चीज़ आप लोग को चारों तरफ दिख रहे हैं, वो सारा कुछ क्या हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ठीक है। और इसी का अध्ययन करना क्या हो गया, इकोलॉजी हो गया, ठीक है। मतलब कि इन्हीं के बारे में जानना इकोलॉजी हो गया। और ये जितने भी चीज़ हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर है। अभी आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहना है। ओडम के अनुसार किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव परिवार साथ साथ निवास करता है तथा इस जैव परिवार का लालन पालन व सुरक्षा उस पारिस्थितिकी तंत्र का निवास क्षेत्र करता है। जर्मन तथा रूसी विज्ञान की पारिस्थितिकी तंत्र को बायोजियोकोनोसिस कहते हैं, जिसका अर्थ है जीवन एवं पृथ्वी को सम्मिलित क्रियाशीलता। तो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिकी का मतलब अभी बता दिए, फिर भी देखते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द जर्मन भाषा के शब्द ओकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है।
इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकल, ये आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कौन किया, नामक जर्मन जीव विज्ञानी ने किया। इकोलॉजी शब्द की मूल उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द ओइकोस लोगोस से मानी गई है। इसमें ओइकोस शब्द का अर्थ है जिस निवास स्थान या हैबिटेट, तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवों को अपने निवास स्थान पर किया जाने वाला अध्ययन पारिस्थितिकी है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम बता रहे हैं जो जीवों का है उसके निवास स्थान पर किया जाने वाला जो अध्ययन है उनके बारे में जानना हो गया, वही है इकोलॉजी, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में जर्मन जीव शास्त्री अर्नस्ट हैकल ने की। उनके अनुसार पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों या जीवों के समुद्र उनके जैविक वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन होता है, यानी कि जैविक और अजैविक, जैविक मतलब सभी जीवधारी और अजैविक मतलब पहाड़ पर्वत सारा सबको दोनों को मिलाकर जो अध्ययन किया जाता है उसको इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अन्य स्थान पर हैकल लिखते हैं पारिस्थितिकी प्रकृति की अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान है, अर्थात इसके अंतर्गत जीवधारियों का कार्बनिक तथा अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और हमारी शुभकामना आपके साथ, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, वेल डन स्टूडेंट्स। और प्राइवेट ग्रुप में जरूर से ज्वाइन करें, ठीक है। उसमें टेस्ट लिया जाएगा आप लोग का मौखिक लिखित सारा तरह से। जब तक आप लोग का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हाँ सारा कुछ जान गए, तब तक आप लोग का टेस्ट लेते रहा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं अमाउंट, आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओनली अगर मेजर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 199 में जुड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मौका दी, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट जरूर से बताइएगा, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा स्टूडेंट तो आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। UGPG सारे सेमेस्टर का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा इसमें, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल हो जाता है, तो आप लोग को सब्सक्राइब जरूर से करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।